हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, सर्फेक्टेंट थेरेपी। एनआईसीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। जो न्यूनेट्स होते हैं हमारे, उनमें बहुत ही यूज़फुल है ये सर्फेक्टेंट थेरेपी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबको पता होना चाहिए कि सर्फेक्टेंट कैसे काम करता है, इसके काम क्या हैं, डोजेस क्या हैं, इसका क्या यूजेस हैं, इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, सारे हम इसमें समझेंगे। पूरा टॉपिक आज इसमें क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्फेक्टेंट इज अ सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय टाइप 2 एल्वुलर एपिथेलियल सेल्स, जिन्हें हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं, और डिफरेंशिएट बिटवीन जो बच्चे में, जो माँ के अंदर होता है बच्चा, माँ के जो गर्भ में बच्चा होता है, उसके जो 24 से 34 हफ्ते के जो टाइम होता है, 24 से 34 वीक, उस टाइम पे ये सिंथेसाइज होता है। अगर जो बच्चे 24 हफ्ते से कम वाले हैं, 26 हफ्ते के हैं, या 24 से 34 वाले कम वाले हैं जो हैं, उनमें इसकी जो कमी देखने को मिल सकती है। तो अगर इसकी कमी होती है तो हम जो है सिंथेसाइज भी सर्फेक्टेंट आते हैं और नेचुरल सर्फेक्टेंट भी आते हैं। तो मोस्टली जो यूज़फुल देखा जाता है वो नेचुरल सर्फेक्टेंट का यूज़ देखा जाता है। तो नेचुरल सर्फेक्टेंट हम यूज़ करते हैं। इसके कंटेंट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 70 to 80% फॉस्फोलिपिड होते हैं। 70 to 80% फॉस्फोलिपिड, अप्रॉक्सीमेट 10% प्रोटीन और नेचुरल लिपिड्स होते हैं। और मेनली इसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका नोट में एक चीज़ समझ लेते हैं। ये मोस्टली उन जो पेशेंट हैं उनमें देखने को मिलती है जिनके जो मदर है उनके लिए एंटीनेटल स्टेरॉइड्स जो हैं नहीं लगाए गए हैं। जब माँ की डिलीवरी होने वाली होती है बच्चे की, तो उसके लिए हम एंटीनेटल स्टेरॉइड लगाते हैं, डेक्सोना टाइप। तो अगर वो स्टेरॉइड अगर हम नहीं देते हैं, कम टाइम का है, अगर हमने स्टेरॉइड भी नहीं दिए, तो उस पेशेंट में जो इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। सर्फेक्टेंट थेरेपी प्लेज अ एसेंशियल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ आरडीएस। मोस्टली ये आरडीएस में और न्यूमोथोरिक्स इम्प्रूव, ये जो न्यूमोथोरिक्स है उसके जो सर्वाइवल में इम्प्रूवमेंट करती है। अगर हम देखेंगे तो इसका जो यूज़फुल है, जो मोस्टली आरडीएस के पेशेंट हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के जो पेशेंट हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के जो पेशेंट हैं, उनमें ज़्यादा यूज़फुल देखा गया है इसका। और भी कुछ है, एआरडीएस है, निमोनिया है, उसमें भी इसका यूज़ जो देखा गया है वो कम यूज़ देखा गया है, लेकिन ये हल्का यूज़फुल है। तो हम समझ लेते हैं कि उसके जो साइन क्या है। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी अगर पेशेंट को है, बेबी को है, तो उसके जो साइन सिम्टम्स क्या हैं पेशेंट के। तो सिम्टम्स ऑफ सर्फेक्टेंट थेरेपी हम देखेंगे। सिम्टम्स ऑफ सर्फेक्टेंट थेरेपी देखेंगे। अगर पेशेंट का जो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है, तो उसकी जो एल्वुलाई हैं, लार्जर स्मॉलर एल्वुलाई जो है कोलैप्स हो जाएंगे, कोलैप्स मिलेंगे, और इन्फ्लेटेड नहीं मिलेंगे, फूले हुए नहीं रहेंगे, वो पिचके हुए से रहेंगे। और इन्फ्लेशन और डी इन्फ्लेशन, अगर जो एल्वुलाई है, लंग है, एल्वुलाई के जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर एल्वुलाई होते हैं, अगर जो एल्वुलाई हैं वो फूलेंगे और सिकुड़ेंगे, तो उनके अंदर जो इन्फ्लेशन और डी इन्फ्लेशन में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर सर्फेक्टेंट की कमी होती है। तो अगर एक्सिक्यूट एल्वुलाई में भी इसका जो एक सिम्टम्स दिखाई देता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर है पेशेंट को, तो उसमें भी सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। पेशेंट ग्रिंट कर रहा है तो समझ सकते हैं कि उसके अंदर भी सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है। और पेशेंट को पीप की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें पीप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है। इंडिकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट थेरेपी, इंडिकेशन समझ लेते हैं सर्फेक्टेंट थेरेपी की। सर्फेक्टेंट थेरेपी इज डन मोस्टली कॉमन आरडीएस। जो मोस्टली यूजेस है इसका वो आरडीएस के पेशेंट में है। ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर अदर कंडीशन, जैसे अदर कंडीशन में भी इसका यूज़फुल है। मोस्टली इसे हम आरडीएस के पेशेंट में यूज़ करते हैं। और जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। जैसे कि
कुछ जो इसका जो प्राइमरी यूजेस हैं, उसकी जो ज़्यादा यूजफुल है उसे हम प्राइमरी सर्फेक्टेंट थेरेपी कहते हैं, या फिर डेफिशिएंसी में यूज़ किया जाता है। तो प्राइमरी सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी में मोस्टली हम प्रीमैच्योरिटी विद आरडीएस में ही इसका यूज़ किया जाता है। कुछ सेकेंडरी डिजीज़ हैं जिनमें भी इसका यूज़ हो देखा गया है। सेकेंडरी सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है, MS, और कंजेनिटल निमोनिया है, इसमें भी सर्फेक्टेंट का यूज़ देखा गया है, लेकिन इसमें इनका यूज़ जो है सर्फेक्टेंट का लेस यूज़फुल है। मतलब इसका जो यूज़ है वो बहुत कम, जो इसका रिस्पांस है वो बहुत कम देखा गया है। पल्मोनरी हेमरेज के पेशेंट में भी सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं, और ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के जो पेशेंट हैं उनमें भी हम सर्फेक्टेंट का यूज़ करते हैं। निमोनिया के पेशेंट में भी सर्फेक्टेंट का यूज़ देखा गया है, परंतु ये जो इन सब में जो है लेस यूजफुल है। कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया है पेशेंट को। कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया अफेक्टेड हाइपोप्लास्टिक लंग इन मे बी सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी बट सर्फेक्टेंट थेरेपी फेल्ड शो इम्प्रूव इन आउटकम। जो कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया है, इसमें हम सर्फेक्टेंट देते हैं, लेकिन इसका जो यूजेस हैं या फिर इसका जो इम्प्रूवमेंट है, आउटकम है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो डायफ्रामेटिक हर्निया है वो एक अलग डिजीज़ है। हो सकता है कि इसमें कभी कभी पेशेंट इम्प्रूव कर जाता है, लेकिन मोस्टली जो है सर्फेक्टेंट थेरेपी के बाद भी कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया में जो है इम्प्रूव नहीं करता है। सर्फेक्टेंट की डोजेस की बात कर लेते हैं कि जो डोजेस होती हैं सर्फेक्टेंट की वो क्या रहती हैं, डोजेस ऑफ सर्फेक्टेंट। और ये हम डोजेस जो है नेचुरल सर्फेक्टेंट की बात करेंगे। तो जो सर्वेंटा करके आता है वर्टेंट का, तो इट इज़ अ बोवाइन लंग एक्सट्रैक्ट, मतलब ये जो काव के लंग होते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है बोवाइन लंग। बोवाइन मीन्स काव। अवेलेबल एज 4 ml to 8 ml, 4 ml में अवेलेबल है, 8 ml में अवेलेबल है। इसकी जो डोज रहती है वो 4 ml पर केजी, यानी 4 ml पर केजी और 100 mg, अगर हम इसको mg में समझेंगे तो 100 mg पर केजी के हिसाब से इसकी डोज रहती है। एक क्यूसर्फ का पोरक्टेंट करके आता है, पोरक्टेंट अल्फा क्यूसर्फ, जो पिग के लंग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इज़ अ पोरकाइन लंग। पोरकाइन मीन्स पिग। जो पोरकाइंस होते हैं, जो पिग्स होते हैं, उनके लंग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसे अवेलेबल है ये 1.5 ml में और 3 ml की बाइल में। डोज है इसकी 2.5 ml पर केजी, और 200 mg में समझेंगे तो 200 mg पर केजी। और जो मोस्ट यूजफुल है इस टाइम मार्केट में जो रहता है वो रहता है न्यूसर इज अ बोवाइन लंग्स लवाज। जो काव है, काव के लंग से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और अवेलेबल है ये 3 ml में और 5 ml की वाइल में ये अवेलेबल है। इसकी जो डोजेज हैं वो 5 ml पर केजी है, यानी 135 mg पर केजी के हिसाब से ये यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ समझ लेते हैं, सिंथेटिक सर्फेक्टेंट अवेलेबल इन मार्केट बट नेचुरल सर्फेक्टेंट आर बेटर देन। जो सिंथेटिक सर्फेक्टेंट भी मार्केट में अवेलेबल हैं, परंतु जो नेचुरल सर्फेक्टेंट है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा यूज़फुल है सिंथेटिक के अकॉर्डिंग। अब हम टाइमिंग के बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं कि सर्फेक्टेंट थेरेपी कितने प्रकार की होती है, हम किस तरह से हम देते हैं। तो बेसिस ऑफ टाइम, तो टाइमिंग ऑफ सर्फेक्टेंट थेरेपी। प्रोफाइलैक्टिक सर्फेक्टेंट थेरेपी। प्रोफाइलैक्टिक सर्फेक्टेंट थेरेपी में हम सर्फेक्टेंट के 15 से 30 मिनट में अगर हम पेशेंट को सर्फेक्टेंट डालते हैं तो ये प्रोफाइलैक्टिक सर्फेक्टेंट थेरेपी कहलाती है। और ये उन पेशेंट में यूजफुल है जिनकी जेस्टेशनल एज लेस देन 26 वीक है। इनकम्प्लीट एंटीनेटल स्टेरॉइड, जिनकी जो बच्चा है उसकी माँ को एंटीनेटल स्टेरॉइड कवर नहीं है, तो उनमें ये ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें पेशेंट को इंटुबेशन की और वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। और समझते हैं दूसरा तरीका है अर्ली रेस्क्यू सर्फेक्टेंट थेरेपी। अर्ली रेस्क्यू सर्फेक्टेंट थेरेपी सर्फेक्टेंट गिव विद इन 2 आवर। पेशेंट को 2 घंटे में ही सर्फेक्टेंट को डालना है, इसे कहते हैं अर्ली रेस्क्यू सर्फेक्टेंट थेरेपी। और आरडीएस में ही इसको यूज करेंगे। तो अर्ली यूज ऑफ सर्फेक्टेंट इज प्रेफर्ड एज द प्रेजेंस ऑफ लंग फ्लूइड हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लंग।
जो हम 2 आवर में, अंडर 2 आवर या विद इन 2 आवर में इसको यूज़ करेंगे, तो जो पेशेंट होता है, जो उसके लंग होते हैं, उसके अंदर जो लंग्स में कुछ फ्लूइड होता है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी हेल्प से सर्फेक्टेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जल्दी हो जाता है और बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है उस टाइम पे। अगर विद इन 2 आवर में हम सर्फेक्टेंट को यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट रिक्वायर इज लेस, यहाँ पे सर्फेक्टेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमको कम पड़ेगी, जो है कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर्फेक्टेंट की, हमको ज़्यादा सर्फेक्टेंट देना नहीं पड़ेगा। लेट रेस्क्यू में हम समझते हैं कि आफ्टर जो 2 आवर हैं, 2 घंटे के बाद, अगर पेशेंट ट्रैवलिंग में है, अगर कहीं बाहर से पेशेंट आ रहा है या फिर ट्रांसपोर्टेशन में उसको टाइम लग गया, तो वो जो डिले सर्फेक्टेंट थेरेपी या फिर लेट रेस्क्यू सर्फेक्टेंट थेरेपी कहते हैं, डिले सर्फेक्टेंट थेरेपी, ट्रांसपोर्टेशन में अगर पेशेंट को देर हो जाती है तो हम उसे लेट, इसके जो रिजल्ट हैं बहुत ही कम देखे गए हैं, लेकिन ये फिर भी यूज़फुल है और बहुत ही अच्छे तरीके से सर्फेक्टेंट का रिजल्ट देखने मिलता है। लेकिन हमको क्या करना है, मोस्टली हमको विद इन 2 आवर में ही सर्फेक्टेंट थेरेपी को करना चाहिए, वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अब हम समझते हैं कि जो सर्फेक्टेंट थेरेपी हम करते हैं उसमें किन किन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इंस्ट्रूमेंट, रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्फेक्टेंट थेरेपी, तो इंस्ट्रूमेंट में हम पहले तो हमको सारा इंट्यूबेशन का सामान चाहिए, जो इंट्यूबेशन में एम्बो बैग है, ईटी ट्यूब है, सारी चीज़ें हमको चाहिए। उसको चिप एडहेसिव टेप चाहिए और अप्रोप्रिएट टाइप की जो है ईटी ट्यूब चाहिए, फीडिंग ट्यूब चाहिए, ब्लेड चाहिए, बाइट वोल्ड निडल चाहिए, 18 नंबर की मोटी निडल चाहिए, अप्रोप्रिएट साइज की जो सिरिंज चाहिए, जितने ml हमको सर्फेक्टेंट डालना है उतने ml के हिसाब से ही हमको सिरिंज को चूज़ करना है। और सबसे पहले हमको पेशेंट के जो अटेंडेंस है उनको कंसेंट करना है, उनको बताना है कि हम पेशेंट को सर्फेक्टेंट डाल रहे हैं, इसका जो यूज़ है वो ऐसे ऐसे रहता है, उसको जो पेशेंट को प्रॉपर कंसेंट करना है, उसके बाद ही हमको सर्फेक्टेंट थेरेपी डालनी है। उसके यूजेस और इंडिकेशन और काउंटर इंडिकेशन पेशेंट को बताकर चलने हैं। तो बिफोर सर्फेक्टेंट थेरेपी, सर्फेक्टेंट थेरेपी से पहले हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। इंसर्ट फीडिंग ट्यूब, फीडिंग ट्यूब को इंसर्ट करना है जंक्शन ऑफ ईटी, मतलब जो ईटी की जो आई ओपनिंग होती है, ईटी की जो आई ओपनिंग होती है, अपर आई ओपनिंग, वहीं तक फीडिंग ट्यूब को अंदर करना है, उससे ज़्यादा अंदर नहीं करना है। पता लगा कि हम कई बार ऐसा रहता है कि सर हमने ईटी डाली और ईटी जो है एक तरफ के ही लंग को वेंटिलेट कर रही है, एक तरफ के लंग को वेंटिलेट नहीं कर रही है। तो हमको देखना है कि हमको वो जो दूसरा पोर होता है ईटी में, वो दूसरा पोर इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए ईटी हमने ज़्यादा अंदर कर दी है, ज़्यादा बाहर रह गई, तो वो दोनों लंग्स को प्रॉपरली वेंटिलेट कर पाए, इसलिए वो आई ओपनिंग अपर साइड की होती है। तो हमको ध्यान रखना है कि अपर जो साइड की आई ओपनिंग होती है उससे नीचे हमको फीडिंग ट्यूब को नहीं ले जाना है। पता लगा कि हमने सारा सर्फेक्टेंट एक ही लंग में डाल दिया और एक लंग में नहीं डाला, तो वो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और पेशेंट को जो हम सर्फेक्टेंट थेरेपी डालते टाइम हमको जो है सेप्सिस का बहुत ध्यान रखना है। ये सेप्सिस को मेंटेन करके रखना है, स्टरलाइजेशन से करना है, न्यू ग्लव्स पहनने हैं, गाउन पहनना है, मास्क कैप पहनना है और बहुत ही स्टरलाइजेशन के तरीके से ही हमको सर्फेक्टेंट को यूज़ करना चाहिए, लगाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। पेशेंट के जो वाइटल्स हैं, सैचुरेशन है, उसको प्रोसीजर के टाइम हमको देखते रहना चाहिए कि वाइटल्स क्या चल रहे हैं, सैचुरेशन क्या है, हार्ट रेट क्या है, थ्रू दी प्रोसीजर। और वार्म करना है सर्फेक्टेंट को। ऐसा नहीं है कि सर्फेक्टेंट हमने फ्रीजर से निकाला और सर्फेक्टेंट डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। कीप द वाइल सर्फेक्टेंट फॉर 20 मिनट्स एट द रूम टेम्परेचर बिटवीन द पाम एंड हैंड एटलीस्ट 8 मिनट। कम से कम 8 से 10 मिनट तक पेशेंट को जो सर्फेक्टेंट डालना है उसको रूम टेम्परेचर पे गर्म करना है और उसको बाइल को शेक नहीं करना है, बाइल को शेक नहीं करना है, कभी भी बाइल को शेक नहीं करना है। अगर हम बाइल को शेक करते हैं तो सर्फेक्टेंट का यूज जो है इनइफेक्टिव हो जाता है सर्फेक्टेंट, तो उसको हमको बाइल को कभी भी शेक नहीं करना है। गिव सर्फेक्टेंट ओनली एयर एंट्री इक्वल, हमको सर्फेक्टेंट देने से पहले हमको पेशेंट के जो लंग्स हैं उनकी एयर एंट्री को प्रॉपर इक्वल तरीके से देखना है कि दोनों तरफ जो है एयर जो है इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर पेशेंट को प्रॉपर दोनों साइड में लंग्स वेंटिलेट करने के बाद वेंटिलेट नहीं हो रहे हैं, दोनों साइड में जो प्रॉपर एयर का
फ्लो नहीं है तो हमको दोबारा पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, ईटी को रिसाइज करना है और पेशेंट का एक्सरे करना है, उसमें देखना है कि पोजीशन क्या है ईटी की। और हमको जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर से पहले हम एक एक्सरे कर सकते हैं और उसके बाद 4 से 6 घंटे में हम एक्सरे कर सकते हैं, लेकिन रूटीनली एक्सरे जो है हमको रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि रूटीनली हमको एक्सरे नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि रूटीनली करना ही है, हमको 4 से 6 घंटे पे हम एक्सरे कर सकते हैं पेशेंट का। सर्फेक्टेंट को हमेशा 4 एलिक्वेट में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा 20 ml या 10 ml 5 ml सर्फेक्टेंट लिया और एक बार में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। हमको सर्फेक्टेंट को जब 4 ml सर्फेक्टेंट डालना है हमको तो हमको 4 एलिक्वेट्स में 4 डोजेज में डिवाइड करना है, 4 बार में हमको डालना है। एक बार डाला, एम्बू किया, और एम्बू की जो स्पीड रहनी है वो 60 ब्रीथ पर मिनट से कम नहीं रहनी चाहिए, 60 ब्रीथ से कम नहीं रहनी चाहिए। और उसकी जो पीआईपी है 10% से हमको बढ़ानी है, और जो उसकी ब्रीदिंग रेट है वो 60 ब्रीथ पर मिनट से हमको इंक्रीज करनी है, इससे कम नहीं रहनी चाहिए। और अगर हमने 8 ml सर्फेक्टेंट डालना है तो 2-2 ml के 4 एलिक्वेट्स डालने हैं। तो ऐसे इस हिसाब से हमको करना है। और कंटिन्यू एम्बूवैक से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, सर्फेक्टेंट डाला और एम्बूवैक से हम उसको ब्रीथ दे सकते हैं। और नहीं तो हम न्यू पफ का यूज़ कर सकते हैं। न्यू पफ से हमको पीप भी पेशेंट को जाएगी, तो उसकी जो सैचुरेशन है बेहतर इंप्रूव करेगी। और अगर पेशेंट को जब तक क्रैकलिंग साउंड आ रही है तब तक हमको सर्फेक्टेंट का नेक्स्ट एलिक्वेट नहीं डालना है। क्रैकलिंग साउंड जैसे खिचड़ की आवाज़ आ रही है पेशेंट के अंदर से, हमने सर्फेक्टेंट डाला और हमने एम्बू किया तो खिचड़ की आवाज़ आ रही है, जब तक हमको उसमें दूसरी एलिक्वेट नहीं डालना है, जब तक पूरा जो सर्फेक्टेंट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे लंग में नहीं हो जाता है, उसके बाद में ही हमको नेक्स्ट एलिक्वेट डालना है। तो शुड बी डिसअपेयर बिफोर गिविंग सेकेंड एलिक्वेट। अब इसका प्रोसीजर हम शॉर्ट लाइन में समझ लेते हैं। प्रोसीजर क्या है? पेशेंट प्रोसीजर फॉर सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्यूबेट करना है बेबी को, एक्सेस करनी है ब्रीथ साउंड बोथ साइड इक्वली, और एक्सरे इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर लगता है हमको तो एक्सरे कर सकते हैं। और सर्फेक्टेंट को फीडिंग ट्यूब के द्वारा इंसर्ट करना है अंदर, और ईटी ट्यूब को हमको अप्रोप्रिएट आई ओपनिंग से ज़्यादा नहीं करना है, हमको पहले ईटी के हिसाब से फीडिंग ट्यूब को हमको नाप लेना है। तो अभी हम बाद में बताएंगे कि उसको कैसे नापते हैं। आफ्टर एलिक्वेट ऑफ सर्फेक्टेंट connect the neonate ventilator or resuscitation bag or ventilate till surfactant heart rate give next एलिक्वेट। हमको पेशेंट को सर्फेक्टेंट का जो एलिक्वेट देने के बाद पहला एलिक्वेट देने के बाद हमको प्रॉपर एम्बूबैग करते रहना है जब तक पेशेंट की हार्ट रेट और सैचुरेशन कंटिन्यू या प्रॉपर नहीं आ जाती है, राइज नहीं कर जाती है। उसके बाद ही हमको सेकंड एलिक्वेट डालना है, थर्ड एलिक्वेट डालना है। ऐसा नहीं है कि हमने सर्फेक्टेंट डालते गए और पेशेंट की हार्ट रेट और सैचुरेशन डाउन चली गई, तो ऐसा हमको नहीं करना है। इससे जब सैचुरेशन बहुत ज़्यादा पेशेंट की डाउन होती है तो पेशेंट के ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन पे अफेक्ट होते हैं, पेशेंट को कन्वर्जन हो सकते हैं, तो और ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। इंक्रीज पीआईपी 10% से हमको पीआईपी बढ़ानी है एटलीस्ट 5 मिनट तक। और सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड हार्ट रेट 60 से ऊपर रहनी चाहिए, 60 से कम नहीं रहनी चाहिए, 60 या 60 से ऊपर रहनी चाहिए हार्ट रेट, ब्रीथ पर मिनट। जो रेस्पिरेशन है पेशेंट को एम्बू की जो स्पीड देनी है 1 सेकेंड में 1 ब्रीथ हमको पेशेंट को देनी है, कम से कम उससे कम नहीं देनी है जब हम सर्फेक्टेंट डाल रहे हैं। उसके बाद हम जो उसका ब्रीदिंग रेट है, पीप है, पीआईपी 2 घंटे 4 घंटे के हिसाब से धीरे धीरे हम उसको टेपर डाउन करेंगे, कम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सर्फेक्टेंट डाला और एकदम से उसकी ब्रीथ वेंटिलेटर पे कनेक्ट किया पेशेंट को और उसकी जो पीप है, पीआईपी है और फ्लो है एकदम से ही कम कर दिया। एकदम से नहीं करना है, सबली स्लोली करना है। और देखना है कि अपने एनआईसीयू के जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हैं। वैसे एवरी 4 आवर में हम पेशेंट की जो सेटिंग्स को कम कर सकते हैं वेंटिलेटर की। तो जैसे जैसे पेशेंट टॉलरेट करता है उस हिसाब से हम पेशेंट की सैचुरेशन देखते हुए उसकी जो सेटिंग्स हैं वो कम कर सकते हैं। और सक्शनिंग जो करनी है ईटी की वो कम से कम 2 आवर तक हमको 2 आवर तक हमको पेशेंट की जो सक्शनिंग है वो नहीं करनी है। उससे अगर हम उससे पहले सक्शनिंग करेंगे तो वो ईटी के थ्रू
सर्फेक्टेंट बाहर आ जाएगा और उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो 2 से 4 घंटे तक हमको जो है ईटी का सक्शन नहीं करना है। 2 घंटे तक तो कम से कम करना ही नहीं है एटलीस्ट। अगर हमको लगता है कि पेशेंट स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, सैचुरेशन ठीक है, कलर ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में ही करना है, हम 4 घंटे के लिए भी उसको बढ़ा सकते हैं। उसकी टाइमिंग को हम 4 घंटे में भी कर सकते हैं। एक इंश्योर टेक्निक होती है और तरीका है सर्फेक्टेंट को डालने का। पेशेंट को इंट्यूबेट किया, सर्फेक्टेंट डाला और पेशेंट को एक्सट्यूबेट करके सीपैप पे रख दिया। इसे कहते हैं इंश्योर टेक्निक। इसे कहते हैं इंश्योर टेक्निक। पेशेंट को इंट्यूबेट किया, सर्फेक्टेंट डाला और एक्सट्यूबेट किया और सीपैप पे डाल दिया, तो इसे कहते हैं इंश्योर टेक्निक। और ये कुछ पेशेंट हैं जिनमें यूजफुल नहीं है या फिर कम यूजफुल है, नॉट यूजफुल, कम यूजफुल है। तो वेरी प्रीमेच्योर बेबी में ये बहुत ही कम यूजफुल है। सीवियर बर्थ एस्पिक्सिया का बच्चा है तो उसमें भी हमको इसका यूज जो है कम देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। डिले सर्फेक्टेंट थेरेपी में इसका जो है कम यूजफुल है। इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा रहा है और पेशेंट को बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, लंग इन्फेक्शन हुआ है, लंग इंजरी हो गई है कोई, या फिर पेशेंट को पल्मोनरी हेमरेज हुआ है, तो उसमें भी ये लेस यूज है। और बॉली ट्रॉमा है पेशेंट को, या फिर सीवियर बर्थ एस्पिक्सिया है, सीवियर निमोनिया है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है पेशेंट को, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया है, एसोसिएटेड कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन है, किस पेशेंट को हार्ट डिजीज है, तो उसमें भी जो इसका यूज है वो कम देखने को मिलेगा। डिले सर्फेक्टेंट ट्रीटमेंट या डिले सर्फेक्टेंट थेरेपी, अगर हमने पेशेंट को सर्फेक्टेंट थेरेपी के लिए हमने डिले कर दिया है तो हम जो इंश्योर टेक्निक है इसका यूज़ नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट और ज़्यादा डिस्ट्रेस में चला जाता है। तो फिर हमको पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल के सर्फेक्टेंट डाल के हमको वेंटिलेटर पर ही शिफ्ट करना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर पेशेंट सीपैप पे है तो अगर पेशेंट सीपैप पे है उसका चेस्ट हाइपर इन्फ्लेटेड दिख रहा है, चेस्ट हाइपर इन्फ्लेटेड दिख रहा है, तो हमको तुरंत पीप कम करनी है, हल्की सी पीप करनी है। ऐसा नहीं है कि पूरी कम कर दी और फिर लंग्स कोलैप्स हो गया, ऐसा नहीं, हल्की सी, जैसे 6 पीप चल रही है तो हम उसकी 5 कर सकते हैं, 7 चल रही है तो 6 कर सकते हैं, 5.5 कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमको पीप करनी है। फ्लो भी उसी हिसाब से कम कर सकते हैं। अगर फ्लो हमारा 7 का जा रहा है पर मिनट तो 6 कर सकते हैं, 6.5 कर सकते हैं या फिर 5.5 कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 का फ्लो जा रहा है तो हमने सीधा 4 का कर दिया, तो हमको फ्लो उस हिसाब से करना है। और इफ ऑन पेशेंट वेंटिलेटर, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है और चेस्ट इसका हाइपर इन्फ्लेटेड दिख रहा है, इन्फ्लेशन दिख रही है, तो पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम कम करना है, पीआईपी हमको कम करनी है और पीप करनी है और फ्लो भी हमको मिनिमम रखना है। और FiO2 को मॉनिटर करते रहना है, FiO2 को मॉनिटर करते रहना है। एक्सरे एंड ABG आफ्टर 2 आवर, 1 से 2 घंटे में के बाद हमको ABG करनी है और एक्सरे भी कर सकते हैं। और सक्शन 2 से 4 घंटे में ही हमको करना है, उससे पहले हम जल्दी सक्शन नहीं करेंगे। अगर पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं लगती है तो हम 4 घंटे तक भी सक्शन के जा सकते हैं। रिपीट डोज इसकी 4 to 6 आवर में हम दे सकते हैं। और जो मोर देन 40% अगर रिपीट अगर डोज की रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर पेशेंट सीपैप पे है तो 40% अगर FiO2 या वेंटिलेटर पे अगर 40% FiO2 से पेशेंट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है तो हम पेशेंट को सेकंड सर्फेक्टेंट थेरेपी की ओर तरफ जा सकते हैं। और इसको जो सर्फेक्टेंट की जो थेरेपी है वो हम 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा हमें लगेगा कि हम 3 से ज़्यादा सर्फेक्टेंट थेरेपी नहीं दे सकते, वो फिर वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता है और फिर उसके अदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन काफ़ी हो जाते हैं। तो हम 1 बार या 2 बार या 3 बार तक के हम सर्फेक्टेंट थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट के बारे में समझते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है सर्फेक्टेंट थेरेपी के? पेशेंट को जब हम सर्फेक्टेंट डालते हैं तो उस टाइम को पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है, ब्रैडीकार्डिया हो सकता है। अगर पेशेंट का ET ब्लॉक है, सर्फेक्टेंट डालते टाइम ET ब्लॉक हो जाती है या फिर बंद हो जाती है, उस टाइम सर्फेक्टेंट डालते हैं तो उसका PCO2 जो CO2 है वो बढ़ सकता है, राइज हो सकता है। प्लगिंग ऑफ ET ट्यूब इंक्रीज रिस्क ऑफ पल्मोनरी हेमरेज, पल्मोनरी हेमरेज का रिस्क जो है बढ़ सकता है। मेथड्स और भी हम समझते हैं कि सर्फेक्टेंट को जो डालने के कुछ और भी मेथड्स हैं, तो मेथड्स ऑफ सर्फेक्टेंट थेरेपी हम समझेंगे। रैपिड बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कैथेटर के थ्रू हम
लैरिंगोस्कोप से हम पेशेंट के ट्रैकिया में हम कैथेटर डाला, उसके अंदर हमने सर्फेक्टेंट डाल दिया। तो ये रैपिड बोलस टेक्निक है। मिनिमली इन्वेसिव सर्फेक्टेंट थेरेपी भी हम यूज़ करते हैं, और लेस इन्वेसिव सर्फेक्टेंट थेरेपी जैसे हमने बताया इंश्योर टेक्निक में हम पेशेंट को सर्फेक्टेंट डाला और एक्सटूबेट किया और पेशेंट को हमने सीपैप पे रख दिया। तो इसी तरह से जो लेस इन्वेसिव टेक्निक है वो यूज़ होती है। थ्रू दी लैरिंजियल मास्क के थ्रू भी कहीं कहीं पे सर्फेक्टेंट यूज़ किया जाता है। नेबुलाइजेशन में भी सर्फेक्टेंट का यूज़, जैसे पेशेंट को नेबुलाइजेशन के थ्रू भी सर्फेक्टेंट थेरेपी दी जाती है। लेकिन इन सब टेक्निक्स में जो मोस्ट यूज़फुल है वो इंश्योर टेक्निक है, और जो वेंटिलेटर पे पेशेंट को हमने ईटी के थ्रू डाला और पेशेंट को वेंटिलेट कर दिया, तो वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम समझेंगे कि जो ये सर्फेक्टेंट थेरेपी हैं वो लेस यूज़फुल हैं। तो हम इसे समझ सकते हैं कि ये एक यूज़फुल हो सकती है लेस इन्वेसिव सर्फेक्टेंट थेरेपी, और जो इंश्योर टेक्निक है वो, और जब पेशेंट को हम ईटी के थ्रू सर्फेक्टेंट डाल के वेंटिलेटर पर रखते हैं तो वो टेक्निक हमको यूज़फुल हो सकती है। और हमको ध्यान रखना है कि विदिन 2 आवर में ही हमको सर्फेक्टेंट डालना है, जिसे अर्ली रेस्क्यू कहते हैं, उसी में हमको सर्फेक्टेंट डालना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप समझ चुके हैं।